जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होता है। और पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि यूरोपीय कंपनी भारत में किस तरह से आते हैं और विश्व के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय महादेश में और एशिया महादेश के बीच जो कस्तूरनिया के पतन के बाद क्या हुए थे कि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, जिसके खोजकर्ता वास्को डी गामा थे और जिस मार्ग का नाम था केप ऑफ गुड होप जो था। इसी समुद्री खोजे के कारण से और यूरोपीय महादेश में क्या हुए थे, पुनर्जागरण का दौर जारी था और वहाँ नए नए भौगोलिक खोजें हो रही थी और नए नए उद्योग धंधों को स्थापित किया जा रहा था। प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ रहा था और इसी के लिए एक व्यापार की आवश्यकता थी और उसी व्यापार के तलाश में जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इस क्षेत्र में, क्योंकि उनका नौसेना पर काफ़ी पकड़ था और इसी क्षेत्र में क्या हुआ कि विभिन्न मार्गों का खोज हुआ और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, वास्को डी गामा द्वारा यह खोजा गया केप ऑफ गुड होप मार्ग से होते हुए वो भारत के यात्रा पर आते हैं और भारत का खोज करते हैं। इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है और किस तरह से वो अपने आप को स्थापित करती है और उसके कौन कौन से गवर्नर जनरल होते हैं, जैसे डी अल्मेडा हैं जिनके द्वारा जल पर नियंत्रण पर नीति चलाया गया था, अल्बुकर्क हैं, नुन्हा द कुन्हा हैं। इस प्रकार से पुर्तगालियों ने का एक जो क्रम था वो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। उसको देखने के लिए आप पिछला वीडियो क्लिक कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिलेगा। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पुनर्जागरण का दौर जो जारी था इस कारण से यूरोपीय महादेश से बहुत सारे देशों ने क्या किया, एक अभियान के तौर पर व्यापारी लगातार यहाँ आ रहे थे। तो उसी क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हॉलैंड या नीदरलैंड है वो 1595 ईस्वी में उनका अभियान, प्रथम अभियान जो हुआ 1595 ईस्वी में हुआ। लेकिन क्या है कि वो जब वहाँ से आए यूरोपीय महादेश से तो वो क्या हुए कि केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडोनेशिया के क्षेत्र में चले गए। इंडोनेशिया के क्षेत्र में गए थे और वहाँ से व्यापार वाणिज्य उनका काफ़ी फला फूला और विकसित हुआ और मसालों के व्यापार को काफ़ी बढ़ावा दिया था। लेकिन आगे चल के जब वो भारत में आते हैं तो क्या हुआ कि भारत में आने के समय कार्नेलियस हाउटमैन, वहाँ का एक प्रसिद्ध व्यापारी समूह कहिए या वहाँ के राजा के द्वारा भेजे गए जो प्रमुख व्यक्ति थे, कार्नेलियस हाउटमैन थे और इन्होंने ही यह अपना प्रथम अभियान किया भारत की ओर और भारत में आए। और भारत में आकर जैसा कि पहले जब ये डच लोग जब आए थे तो पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्र में जाकर अपने आप को स्थापित किए थे और वहाँ से व्यापार वाणिज्य कर रहे थे। लेकिन आगे चल के उनका नज़र भारत पर भी आया, भारत पर भी पड़ा, भारत में भी व्यापार के लिए आए। तो यहाँ आए तो उनका मसाला का मुख्य व्यापार जो था इंडोनेशियन क्षेत्र से था, क्योंकि वो डच लोग जो थे या जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पर काफ़ी अधिक ठंड होती है, तो उन लोगों की मसाला की आवश्यकता ज़्यादा था। इसका पूर्ति वो कहाँ से कर लेते थे, इंडोनेशिया के क्षेत्र से करते थे। इसलिए भारत में मुख्य रूप से डच लोग मसाले के व्यापार पर जोर नहीं दिया। भारत में क्या हुआ कि डच जब आए यहाँ भारत में तो अपना सबसे पहला फैक्ट्री जो है स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में वो अपने प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं और व्यापारी के केंद्र के रूप में और यहीं से अपना व्यापार शुरू करते हैं। और उनके द्वारा जो मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तु थी वो सूती वस्त्र थे या कपड़ा, तरह तरह के जो कपड़ा भारत में बनता था उसी के व्यापार को उन्होंने क्या किया था, बढ़ावा दिया था।
तो जहाँ यूरोप के अन्य देश जैसे पुर्तगाल है या ब्रिटेन है, फ्रांसीसी हैं, ये लोग मसालों को पहचान दिया था, वहीं डच लोग क्या किए, भारतीय वस्त्र का पहचान दिए थे और वस्त्र के व्यापार में वो काफ़ी रुचि रखते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि डच लोग का मुख्य व्यापार का जो वस्तु था वो वस्त्र था। अब आगे चल के क्या होती है कि विभिन्न सारी कंपनियां आती है, जैसे पुर्तगाल है, डच है, हॉलैंड है, या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो एक होड़ सा लग जाता है और जब यहाँ आते हैं एशिया के क्षेत्र में तो इन लोगों के बीच आपसी संघर्ष होने लगता है और आपसी संघर्ष में उसी संघर्ष के दौरान 1759 ईस्वी में क्या होता है कि 1759 ईस्वी में बंगाल का एक क्षेत्र है जिसको वेदरा या बेडरा कहा जाता है, वहीं पे क्या हुआ था, डच लोगों का सामना हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना हो गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और बेदरा, जिसको हम लोग बेडरा का युद्ध कहते हैं, कहीं कहीं बेदरा का भी लिखा रहेगा। तो उस युद्ध में डचों की क्या हो गई, पराजय हो गई। और यह पराजय क्या किया कि यह निश्चित कर दिया कि अब यहाँ अंग्रेजों का ही बोलबाला होगा, अंग्रेज ही यहाँ के अधिकारी होंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि 1759 ईस्वी में ही क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अपने बोरिया बिस्तर को समेटकर चली जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब दूसरा जो है एक प्रसिद्ध, जिन्होंने लगभग 250 से 300 वर्ष तक शासन किया भारत में, और जिसको हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस प्रकार से आती है और कैसे अपने शुरुआती दौर में अपने पैर को जमाती है, कैसे कंपनी का स्थापित करती है, किस तरह से, और किस तरह से उस समय भारतीय राजाओं की क्या स्थितियां थी, इन सब चीज़ों पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत और यूरोप के बीच में संबंध। तो यूरोपीय महादेश जो थे, अर्थात कहने का मतलब यूरोप में जो ब्रिटेन की स्थितियां थी, ब्रिटेन से 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुआ था। और उस स्थापना में वहाँ ब्रिटेन की जो महारानी थी उस एलिजाबेथ प्रथम, इन्हीं के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और उस समय भारत में, जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, उसी समय क्या हुआ था कि भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय मुगल बादशाह थे अकबर महान, और अकबर महान के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इससे जुड़े हुए विभिन्न जानकारियां हम लोग प्राप्त करेंगे, ध्यान से देखते रहें। अब हम लोग देखते हैं कि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कर दिया गया, लेकिन 1603 ईस्वी में क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं, नए शासक, वो जेम्स प्रथम बनते हैं। तो जेम्स प्रथम जब वहाँ के शासक बनते हैं तो एलिजाबेथ के द्वारा जिस कंपनी की स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर उनका ध्यान जाता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में काफ़ी गहरा अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध है किस तरह से स्थापित किया जाए, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने अध्ययन किया। और जो पहले से जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब जो आई थी उसके बारे में भी जाना। और तब उन्होंने एक वहाँ से क्या किया कि 2 दूत को भेजा, जिसको हम लोग कहते हैं राजदूत कहिए, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध स्थापित करने वाले या बातचीत वार्ता जो होती है वो राजदूत के द्वारा होती है। तो वहाँ
उस समय क्या था कि हम लोग को निबंधन लेना पड़ता था किसी भी फैक्ट्री को या व्यापार वाणिज्य को करने के लिए। उस समय के राजा से क्या होता था, एक निबंधन पत्र लेना पड़ता था और उस निबंधन पत्र का समयावधि था 15 वर्ष का। कोई भी राजा जो अनुमति प्रदान करते थे कि हमारे यहाँ आप व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं या रह सकते हैं, तो उसके लिए एक जो बादशाह होते थे उनसे क्या होता था, निबंधन लेना पड़ता था और निबंधन वह 15 वर्ष के लिए होता है। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वो समय याद रखेंगे कि कितना दिनों के लिए निबंधन मिलता था। अब हम लोग देख लेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1608 ईस्वी में जो यहाँ जेम्स प्रथम जब नए शासक बनते हैं ब्रिटेन के, तो उन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा के लिए कैप्टन हॉकिंस को क्या हुआ कि भेजते हैं भारत के, एक दूत के रूप में भेजते हैं भारत में कि भारत जाइए और वहाँ देखिए कि किस तरह से उस समय, जिस समय कैप्टन हॉकिंस को जो राजा के द्वारा भेजा जाता है, जो एक अनुमति पत्र था, उस पत्र को लेकर वो कैप्टन हॉकिंस वहाँ से चलते हैं 1608 ईस्वी में। और उस समय जो ब्रिटेन के शासक थे जेम्स प्रथम, उनको यह पता नहीं था कि भारत में क्या है कि अकबर की मृत्यु हो गई है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद वहाँ नए राजा बदल गए हैं। इसलिए उन्होंने जो फरमान दिया था, जिस फरमान को कैप्टन हॉकिंस लेकर आए थे, वो वास्तव में अकबर के नाम से ही फरमान था, लेकिन तब तक अकबर मर चुके थे। तो वो जहांगीर के दरबार में आते हैं। मुगल बादशाह उस समय बदल गए थे, जहांगीर बन गए थे। जहांगीर के दरबार में आते हैं और वहाँ से क्या होता है कि जहाँ मुगल बादशाह जहांगीर से क्या होते हैं, एक अनुशंसा पत्र पर साइन होता है और उसमें कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में व्यापार करने के लिए क्या होता है, अनुमति दे दिया जाता है। इसी अनुशंसा पत्र के अनुसार 1600 में प्रथम फैक्ट्री का निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। तो ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सबसे प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। तो प्रथम फैक्ट्री जो है 1608 ईस्वी में क्या हुआ कि सूरत में उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। और इससे कुछ जुड़े प्रश्न है, इसलिए यहाँ निर्माण कार्य दिया जा रहा है क्योंकि वह निर्माणाधीन रहता है, लेकिन कुछ क्या होता है कि कुछ विरोधाभास के कारण मुगल बादशाह जो थे, कुछ विरोधाभास हुआ, इस कारण से उस फैक्ट्री बीच में ही क्या हुआ कि निर्माण कार्य जो था उसको रोक दिया गया। और 1611 ईस्वी में क्या हुआ कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेज क्या करते हैं कि प्रथम फैक्ट्री बनाते हैं। वहाँ जो प्रथम फैक्ट्री जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाती है 1611 ईस्वी में। इसीलिए अगर प्रश्न आए कि अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए, तो निर्माण कार्य 1608 ईस्वी में सूरत में हुआ, और लेकिन पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम वाला फैक्ट्री पहले तैयार हो गया। और ये फिर 1608 में जो निर्माण कार्य शुरू हुए थे वो क्या हुए थे, 1613 ईस्वी में फिर से पुनः इसको तैयार कर लिया गया। कुछ विरोधाभास था, इसलिए ये काम बीच में ही रुका हुआ था। तो 1613 ईस्वी में ये क्या हुआ कि फिर से सूरत की फैक्ट्री यहाँ क्या हो गई, तैयार हो गई, और वहाँ से अंग्रेजी जो ब्रिटिश थे वो क्या वहाँ से व्यापार का काम शुरू कर दिए। इस प्रकार से अंग्रेज अपना धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा से भी, मुगल बादशाह से भी अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रकार से अपनी स्थितियों को अन्य की तुलना में, अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। अब 1615 ईस्वी में देखते हैं एक और राजदूत को भेजा जाता है जेम्स प्रथम के द्वारा ही। जेम्स प्रथम के द्वारा ही 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत में आते हैं, और 1615 ईस्वी में भी मुगल बादशाह जहांगीर ही हैं, और उनको भेजा जाता है कि जो
कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे कुछ सहूलियत या टैक्स वगैरह या जो व्यापार सुलभ हो, आसान हो, कुछ रियायतें प्राप्त करने के दृष्टिकोण से 1605 ईस्वी में सर टॉमस रो का आगमन होता है और जहांगीर से बात होती है और मुग़ल बादशाह जहांगीर जो है उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में काफ़ी कुछ हद तक छूट देते हैं, रियायतें देते हैं। इसलिए 1615 का जो सर टॉमस रो का आगमन है ये भी काफ़ी प्रचलित है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे, या ये फिर हॉपकिंस जो थे किसके दरबार में आए थे। अब एक और घटना देखते हैं 1632 ईस्वी में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी वगैरह में। गोलकुंडा जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र था, दक्कन क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ कोई काफ़ी शक्तिशाली राजा नहीं हुए थे और न कोई शासक वैसे थे। तो गोलकुंडा के जो क्षेत्र था, जो दक्कन भारत था, वहाँ क्या था कि शासक वर्ग कमज़ोर थे। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक जो थे उस समय, वर्तमान समय में, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया था। और सुनहरा फरमान का यह अभिप्राय यह है कि उन्होंने गोलकुंडा के क्षेत्र में क्या किया था कि मुक्त व्यापार का निमंत्रण दे दिया था अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों को क्या किया था, मुक्त व्यापार का निमंत्रण दिया था, टैक्स फ्री व्यापार, यानी कि लाभ ही लाभ था अंग्रेज़ों का। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अंग्रेज़ों के लिए कि उन्हें अब जहाँ पे राजा से अनुमति लेना पड़ता था, अब वहाँ उन्हें क्या हुआ था, मुक्त व्यापार करने का भी अनुमति मिलने लगा था। और इसी क्रम में देखते हैं हम एक और महत्वपूर्ण जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में उसको जाना जाता है। यह जो है फरमान कब और किसके द्वारा, तो ये हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे हैं और किस तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करती है, अपने आप को स्थापित करती है और पैर को जमाती है, और उसके बाद किस तरह से राजनैतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर देती है। इस पर देखते हैं 1707 ईस्वी में क्या होता है कि फारूक सियर जो मुग़ल वंश के उत्तरवर्ती शासक होते हैं और काफ़ी कमज़ोर शासक हैं, और उस समय मुग़ल वंश का लगभग पतन के कगार पर ही था। वहाँ पे क्या होता है, जॉन शरमन आते हैं, राजदूत हैं ये भी, जॉन शरमन आते हैं यहाँ, और इनके द्वारा क्या होता है कि फारूक सियर से एक वार्ता होती है। उस वार्ता में फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में क्या करते हैं कि 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अनुमति दे देते हैं। फारूक सियर क्या करते हैं, 1717 में 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये लेकर, जो बंगाल काफ़ी उस समय समृद्ध था, वहाँ व्यापार वाणिज्य का केंद्र था, वहाँ से कच्चे माल या जो तैयार माल होते थे वो काफ़ी मात्रा में होते थे, व्यापार का प्रमुख केंद्र था भारत में। वहाँ पे उन्हें क्या होती है, 3000 रुपये वार्षिक कर लेकर बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अनुमति देना। तो ये अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एक सफलता था और अंग्रेज को पैर जमाने का मौका मिल गया था। अब जैसा कि कुछ इतिहासकारों का या कुछ जो लोगों का है, दार्शनिकों का यह मानना है कि फारूक सियर जो था अपने आप में, मुग़ल बादशाह काफ़ी कमज़ोर थे और कमज़ोर होने के कारण बीच में इनका क्या हुआ, अस्वस्थ हुए थे, तबीयत खराब था, और इस कारण से उन्होंने क्या किया था कि जैसे टीबी जैसे लाइलाज बीमारी उनको हो गया था, और उस समय अंग्रेज के मदद से ही उनका जान बच पाया था। इस कारण से क्या हुआ था कि फारूक सियर जो थे अंग्रेज़ों पर काफ़ी मेहरबान थे, और अंग्रेज़ों द्वारा जो भी बातें या जो भी शर्तें रखी गई उसको वो मान लिए। तो इसी तरह से क्या हुआ था कि 3000 रुपये कर पर लेकर मात्र बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का उन्हें अनुमति दे दिया गया था। आगे जो है इसी क्रम में 10,000 रुपये मात्र
वार्षिक कर लेकर क्या हुआ था, सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार का भी अनुमति मिल गया था फारुखसियर के द्वारा। तीसरा था कि मुंबई के क्षेत्र में जो अंग्रेजी सिक्के चलते थे उसको पूरे भारत में मान्यता दे दी गई, यानी कि पूरे भारत में यह सिक्का चलेगा। तो इस प्रकार से यह जो फरमान था या जो आदेश था राजा का, फारुखसियर का, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह एक मैग्ना कार्टा था। मतलब यह मैग्ना कार्टा हम किसको कहते हैं, अधिकार पत्र को। उन्हें काफ़ी इस फरमान में काफ़ी अंग्रेज़ों को अधिकार दे दिया था, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो फारुखसियर का जो फरमान था वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मुंबई में जो सिक्के चल रहे थे उसे तो क्या किया गया कि पूरे भारत में मान्यता दे दिया गया, यानी कि पूरे भारत में अब मुंबई में जो अंग्रेज सिक्के चलाते थे वो पूरे भारत में चलेंगे। अब एक और देखते हैं 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी में क्या होती है, एक घटना घटती है कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के राजकुमार उस समय कौन थे, चार्ल्स द्वितीय, जो क्या हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लेते हैं। अंग्रेज अब किस तरह से भारत में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और अन्य कंपनियों को, अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी को वो धीरे धीरे साइड करते जा रहे हैं और कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। तो वो क्या किए, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का शादी किससे हो जाता है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हो जाता है। और उस विवाह में दहेज के रूप में जो दिया जाता है मुंबई का क्षेत्र होता है। मुंबई भी उस समय काफ़ी प्रचलन में था और मुंबई पर, गोवा मुंबई सब पर जो पुर्तगालों का नियंत्रण था, पुर्तगाल का ही ये क्षेत्र थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी वहाँ नहीं बढ़ी चढ़ी थी, ये पुर्तगाल के नियंत्रण में था। अब देखिए वो दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया जाता है और मुंबई क्या होता है कि अंग्रेज़ों के अधिकार में चला जाता है। तो यहाँ भी उनका एक बोलबाला हो जाता है। बाद में आगे चल के कंपनी जो है, ये कंपनी ब्रिटेन को दे देती है और वहाँ से कुछ उसे प्राप्त होता। अब देखते हैं 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, देखिए 1668 ईस्वी में क्या होता है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को मुंबई सौंप दिया जाता है। मुंबई किसको सौंप दिया जाता है, कंपनी को। जो व्यापारी वहाँ से व्यापार करने आते हैं उसी कंपनी को सौंप दिया जाता है, उसके बजाय 10 पाउंड वार्षिक किराए लिए जाते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि उस समय अंग्रेज अपने धीरे धीरे स्थितियों को क्या करते जा रहे थे, मजबूत करते जा रहे थे। अब क्या होता है, भारत के जब वो आए थे तो इस तरह से शुरू में जब वो यूरोप से आए तो यहाँ पर एक कंपनी बनाए सूरत में, दूसरा यहाँ पे बनाए थे इस क्षेत्र में और तीसरा इस क्षेत्र में। तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पर यह धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका नियंत्रण बढ़ता गया और नियंत्रण बढ़ने के बाद ये क्या हो गए, व्यापारिक प्रमुख केंद्र बन गए, अर्थात ये प्रेसिडेंसी क्षेत्र वो घोषित कर दिए। ब्रिटिश जो थे वो क्या कर दिए, प्रेसिडेंसी क्षेत्र घोषित कर दिए। और ये तीनों क्षेत्र ऐसा था जहाँ से पूरे भारत पर व्यापार वाणिज्य जो हो रहा था ब्रिटिशों के द्वारा, उस पर वह नियंत्रण या नज़र रखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसका घेराबंदी कराया और किला के रूप में इसको विकसित किए तीनों क्षेत्र को। तो जो किला बना, ये इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश का किला किस तरह से, जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे कौन कहाँ थे, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोर्ट सेंट जो था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास के क्षेत्र में थे। यहाँ पे जो इस क्षेत्र में जो बना हुआ था
इसका जो किलाबंदी हुआ उसको हम लोग उस किला फोर्ट को प्रेसिडेंसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो मद्रास में था। और फोर्ट विलियम जो था, ये फोर्ट विलियम यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में फोर्ट विलियम बनाया गया था, जो कोलकाता उसको हम लोग कहते हैं, कोलकाता में। और फोर्ट लुइस जो था, फोर्ट लुइस वो पांडिचेरी के क्षेत्र में बने हुए थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में आकर अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, वहीं कंपनी को एक स्थायित्व प्रदान की और व्यापार का सिलसिला था उसको लगातार बढ़ावा देता रहा। और अंत में आगे धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीय जो राजाओं की राज्य कार्य पद्धति थी, यानी कि राजनीति क्षेत्र में भी क्या किए थे, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और इसी का परिणाम था 1857 का विद्रोह या प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। तरह तरह के युद्ध लड़े गए हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।